Hello everyone, welcome to Law Tech coaching classes. This is Chinu Sharma and today we are going to take up a very important thing, that is Delhi Judiciary Prelims Examination 2018. So I'll be covering this whole previous year examination in two parts. So in first part today I'll be taking up question number first till 75th. Also, before beginning, I want to share something important with you guys. So I have compiled my own handwritten PDF form notes on Limitation Act 1963. So the prices is rupees 250. If you are interested in buying these notes, you can send email on legalvictor02896@gmail.com. The notes contain complete syllabus as well as different practical questions and also case studies. Also, if you're visiting my channel for the first time, please do subscribe. So now let's get started with our today's lecture. First question, which of the following acts constitute the commissioning of theft? आईपीसी में हम थेफ्ट पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन है, उसकी पनिशमेंट है, इलस्ट्रेशंस हैं. सो हमारे पास इस क्वेश्चन में चार ऐसे सिनेरियो दिए गए हुए हैं जिसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ये बता रही है कि चोरी हुई है, कॉन्स्टिट्यूट द कमिश्निंग ऑफ थेफ्ट. सो इसमें राइट आंसर इज ऑप्शन ए. सी को डी के कमरे में एक नेकलेस मिला और उसने वो नेकलेस अपने पास रख लिया. वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन. अगर आप सेक्शन 378 आईपीसी देखोगे उसमें इलस्ट्रेशन एफ काफी हद तक वही इलस्ट्रेशन को इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके इस क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है. सो जब भी आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आईपीसी में से कुछ तैयार करना है, सो आपका मेजर फोकस होना चाहिए इलस्ट्रेशन. सो सी फाइंड्स अ नेकलेस इन द बेडरूम ऑफ डी एंड सी रिटेन्स दैट नेकलेस. This act constitutes the commissioning of theft. Very simple. Moving further, question number 2. एक प्राइवेट पर्सन कौन होता है? प्राइवेट पर्सन ये बात हम सुनते हैं जब हम सीआरपीसी में अरेस्ट का चैप्टर पढ़ते हैं. सो उसमें बताया गया है कि जो अरेस्ट है किन किन सिनेरियो में एक प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है. सो प्राइवेट पर्सन वो पर्सन है who can arrest any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offense in the absence of police officer. किसी भी ऐसे पर्सन की आंखों के सामने कोई नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा हो तो वो प्राइवेट पर्सन उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जहां पर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है. सो इस सिचुएशन के जो कैटेगराइज करा गया है उसको बोला है अ प्राइवेट पर्सन. Third question, every police officer on making arrest has to forthwith give information regarding such arrest and place from where the person was arrested. जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है साथ ही साथ उसको जो इंफॉर्मेशन है उस अरेस्ट की, किसको कहां से अरेस्ट किया है, किसको देनी है. सो वो इंफॉर्मेशन देनी है ऑप्शन सी, जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसके फ्रेंड, रिलेटिव या कोई और ऐसा पर्सन जिसकी जानकारी अरेस्टेड पर्सन खुद दे रहा है. डिस्क्लोज्ड और नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन. वेरी सिंपल. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. फोर्थ क्वेश्चन, right of audience under Indian Constitution given to Attorney General of India in the performance of his or her duties. So जो ये right of audience मिला है ये मिला है Attorney General of India को with related to appearance in court, option A. Next is very important. आप कुछ previous year CLAT की examination उठा के देख लो या किसी और जितने भी LLB और LLM के एंट्रेंस एग्जाम है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है. काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा गया है. एटिमोलॉजिकली वर्ड ऑम्बड्समैन मीन. ऑम्बड्समैन मीन रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन सी. इंटरनेशनल लॉ में अर्गा ओमनिस ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? ये ऐसी ऑब्लिगेशन है जो एक स्टेट की इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए होती है. So obligation that state have towards the international community as a whole. और जब भी आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है जहां पर भी स्टेट वर्ड यूज हो रहा है, जैसे हमें पता है कि अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है,
तो यहाँ पर हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं जो सारी नीचे की सरकार है, जो राज्यों की सरकार है। बट जब भी आपने इंटरनेशनल लॉ में स्टेट वर्ड देखना है तो उसका मतलब होता है कंट्री, नेशन। 7th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1, लिस्ट 2। सो कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स दी हुई हैं, हमें इनको करेक्टली मैच करना है कि ये किस चीज के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसके साथ जो रिलेटेड लेजिस्लेशन है, जो रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट है, दैट इज एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड केस। सो ऑप्शन 1 रिलेट्स टू ऑप्शन 2। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का केस है उन्नी कृष्णन केस। सो इट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट इज थर्ड, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ कोई गवाही दे, अपना कोई क्राइम आप माने। सो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आता है नंदिनी सतपाठे केस, ऑप्शन 4। एंड लास्ट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सुनील बत्रा केस, very important and one of the most repetitive question in all legal examination. So it is option 3. So right answer here is option D. Maxim de minimis non curate lex is the foundation of which general exception? आईपीसी जब हम पढ़ते हैं तो उसके चैप्टर 4 में हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। सो उन एक्सेप्शन में से हमें बताना है कि ये मैक्सिम किस एक्सेप्शन की नींव है, फाउंडेशन है, जिसके ऊपर वो सारा जनरल जो एक्सेप्शन है उसको तैयार किया गया है। सो दिस मैक्सिम रिलेट्स टू एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ऑप्शन ए। डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अवेलेबल, आपको किसी ने इंटॉक्सिकेट कर दिया है तो ये डिफेंस आप कब नहीं ले सकते, जब आपने खुद वॉलंटरली अपनी मर्जी से आपने इंटॉक्सिकेशन की है। सो वेयर द इंटॉक्सिकेशन इज वॉलंटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। 10th क्वेश्चन, ए जिसको बी ने अबडक्ट किया है इज फोर्स्ड बाय द थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। बी ने ए को बोला कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, who is heavily armed to use his A's skill as a smith to force open the door of a house in order to enable B to commit robbery. A has committed. So यहाँ पर इस सिचुएशन में A जिसको मारने की धमकी दी गई थी तो उसने अपने एज अ स्मिथ जो स्किल्स है उनको यूज करके किसी घर का दरवाजा खोला इन ऑर्डर सो दैट बी है वो रॉबरी कमिट कर सके। सो ए ने इस सिचुएशन में अंडर फोर्स, अंडर थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ कोई भी क्राइम ऑफेंस नहीं किया है, ऑप्शन डी। सो ये एक डिफेंस ले सकता है। ए हु इज 19 years of age, ए जिसकी आयु 19 वर्ष की है, इंस्टिगेट हिज सिस्टर बी, उकसाता है अपनी बहन को जिसकी आयु है 6 बरस की, टू पिक द पॉकेट ऑफ अ को पैसेंजर, कि आप किसी की जेब में से कोई पैसा चुराएं, उसका वॉलेट निकालें। एज सुन एज बी स्लिप्स द पर्स ऑफ को पैसेंजर इन हर स्कूल बैग शी इज कॉट। बट ए की जो बहन है जब वो पिक पॉकेट की कोशिश करती है और वो उसमें सफल भी हो जाती है, जब वो उस पर्स को अपने स्कूल बैग में छिपाने लगती है तब उसके हाथ से छूट जाता है और वो पकड़ी जाती है। However, when the purse is opened, जब वो पर्स खोला गया तो ये देखा गया कि वो बिल्कुल खाली है। In this case, which one of the following statement is correct? So इस केस में B ने कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया है क्योंकि वो एक जनरल, उसको डिफेंस मिल जाएगा, उसकी जो आयु है वो 7 years के नीचे है। ऑल्सो यहाँ पर A गिल्टी है अबेटमेंट का, ए ने उकसाया है, सो यहाँ पर ए को सजा मिलेगी जितनी भी उस ऑफेंस की अबेटमेंट की पनिशमेंट मेंशन है इन आईपीसी। बी इज इम्यून, बी को कोई भी सजा नहीं मिलेगी, सो बी इज नॉट गिल्टी, नॉट लायबल फॉर एनी ऑफेंस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन, सेक्शन 303 आईपीसी, इसको किस केस के अंतर्गत अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार के स्ट्रक डाउन कर दिया था?
सो सेक्शन 303 को हटाया था मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। ऑप्शन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A government servant removed a file from his colleague office house, made it available to an outsider. A एक सरकारी नौकरी करते हैं, अपने कुलीग की एक फाइल उन्होंने उठाई और किसी बाहर वाले को दे दी, और बाद में उनके घर से उठाई और बाद में दोबारा से उसी दिन जिस दिन बाहर वाले को दी, शाम को ऑफिस में रिटर्न कर दी। ए किस ऑफेंस के लिए गिल्टी माने जाएंगे? सो ए ने चोरी की है। ऑप्शन बी थेफ्ट। वेरी वेरी सिंपल। 14 क्वेश्चन। आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है इन एब्सेंस ऑफ एनी टर्म टू द कॉन्ट्ररी। आपका जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट था उसमें कोई भी चीज मेंशन नहीं है, तो इस केस में अब पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी? सो तब डिसॉल्व होगी जब सिर्फ 2 ही पार्टनर्स थे और उनमें से एक की डेथ होगी, when there were only 2 partners and 1। 15 क्वेश्चन। एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 कैन। सो वो जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो सूट फाइल कर सकती है बेस्ड ऑन कॉमन लॉ राइट्स, चाहे उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई विद रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, बट स्टिल दैट पार्टनरशिप फॉर्म कैन फाइल अ सूट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लॉ राइट्स। ऑप्शन बी। 16 क्वेश्चन। एक माइनर जो अपने गार्जियन के थ्रू एक्ट कर रहा है पार्टनरशिप में, वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स ले सकता है बट उसकी खुद की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी। 17th क्वेश्चन। डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ग्रांटेड। सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिक्री तब ग्रांट की जा सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी की जब जो प्लेंटिफ है वो सू कर रहा है एक 50 साल पुरानी पेंटिंग के लिए। ऑप्शन सी। सो ये 4 अलग अलग केसेस दिए हैं, इसमें से जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ए और बी ओरली इन्होंने एक डिस्प्यूट सेटल कर लिया सी की मदद से। जो ये ओरल सेटलमेंट है ये क्या है? सो ओरल सेटलमेंट इस सिनेरियो में एक अग्रीमेंट है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑप्शन बी। अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है वो डायरेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कर सकता है किस सिचुएशन में? For whole or part of the period from the date of cause of action till payment is made. Option B is the right answer. सेकेंडरी एविडेंस। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस आते हैं। ये क्वेश्चन है सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर। तो 4 सिचुएशंस दी गई हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन सेकेंडरी एविडेंस को लीड नहीं करती। सेकेंडरी एविडेंस कैन नॉट बी लेड। किस सिचुएशन में आप नहीं दे सकते सेकेंडरी एविडेंस? जब ओरिजिनल किसी पर्सन के पास हो जो सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है। सो आप सेकेंडरी एविडेंस तभी दे सकते हो जब आपकी पोजेशन में ओरिजिनल नहीं है। सो ये सिचुएशन में आप सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेरी सिंपल। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किस इंपॉर्टेंट थ्योरी से रिलेटेड है? सो ये है मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन बी। हु वाज द सेकंड विमेन जज? अब ये क्वेश्चन जनरल लीगल जीके का है, लीगल नॉलेज का है। सो सेकेंडरी विमेन जज, सेकंड विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट पर्सन तैयार करके जाते हैं अंडर लीगल जीके, बट आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में तैयारी करनी है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली जुडिशरी। सो सेकंड विमेन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की थी सुजाता वी मनोहर। ऑप्शन ए। To prevent signal loss, satellite remain in geostationary orbit above the base. So ये geography से related question है. So the right answer is option C. Satellites watch the Earth rotation. Next अब आप कुछ questions English से related देखेंगे. जो final answer की आई थी 2018 के question paper की, उसमें कुछ questions का answer गलत दिया गया था, तो उनकी बाद में compensation दे दी गई थी सारे students को. सो वो जो 2-3 क्वेश्चंस हैं उनके मैंने जो करेक्ट आंसर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं.
So 24th question. She had for years past stifled every little raising wish for a return to India. इस स्टेटमेंट में स्टिफल्ड वर्ड को हम किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? सो स्टिफल्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्रश्ड से, ऑप्शन सी। Her words sank deep into my heart, stirred up sentiment with that lay slumbering, and called into existence an entirely new train of thought. इस स्टेटमेंट में जो स्लम्बरिंग वर्ड यूज किया गया है, इसका क्या मतलब है? स्लम्बरिंग का मतलब है स्लीपिंग, ऑप्शन बी। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली जुडिशरी, आपको वोकेबलरी के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है, बिकॉज यही 5-6 क्वेश्चन होंगे जो आपको बाकी आपके कॉम्पिटिटर से एक एज दिलवाएंगे। 26, बर्ड हैज फ्लोन फ्रॉम द केज। इस स्टेटमेंट को अगर हमने सेम फॉर्म में फ्यूचर टेंस में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द बर्ड वुड हैव फ्लोन फ्रॉम द केज। 27, once completely oblivious of the damages to environment caused by pollution and waste, the world had now begun to look seriously upon the depletion of a natural resource. इस स्टेटमेंट में हम had now begun की जगह पे, सो ये अंडरलाइन वर्ड होगा, सो इसकी जगह पे हमें अगर इसको करेक्ट करना हो तो क्या यूज करेंगे? सो हैड नाउ बिगन की जगह पे आएगा हैज नाउ बिगिन, ऑप्शन बी, क्योंकि हमें ये चीज करनी है। 28, environmental engineers may unexpectedly collaborate with experts in science, law, business to address concerns such as acid rain, hazardous waste, mineral depletion. इस सेंटेंस को और एक्यूरेट बनाने के लिए जो अंडरलाइन वर्ड है उसको हम किस चीज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली अंडरलाइन वर्ड है, तो इसको हम कर सकते हैं पॉसिबली के साथ रिप्लेस, ऑप्शन ए। Like shrines and other sacred meeting places, bookstores are essential artifacts of human nature. Artifacts का क्या मतलब है? Very important. इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट जिसको ह्यूमन बींग्स, इंसानों ने तैयार किया हो। नेक्स्ट आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है ही सेड टू अस, आर यू गोइंग अवे टुडे? इसको हम लिखेंगे सेड टू की बजाय आ जाएगा आस्क्ड अस इफ वी वर, सो आर की बजाय वर, गोइंग अवे टुडे की बजाय आएगा दैट डे, ऑप्शन बी। मोहन जंप्ड, हमें अलग अलग प्रपोजिशंस लगानी है इन 3 सेंटेंस में। मोहन जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, सो फर्स्ट में आएगा इनटू। ही हैज वर्कड विद हर फॉर द लास्ट 10 years. आई हैवंट मेट हर सिंस September. So right answer is option C. Master dispensed with the services of his servant. We take a strong exception to your remarks. The police is inquiring into the case. ये 3 सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमें अगर prepositions को चेंज करना हो तो क्या हम वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं? सो ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है, सो देयर इज no change required. Option D is the right answer. The phrase back to the drawing board. Back to the drawing board का मतलब है to start again जब आपका पहला attempt fail हो गया हो. To start again when an earlier attempt has failed. The phrase let the cat out of the bag. इसका मतलब है जो छिपी हुई जानकारी है उसको बाहर आने दो. To reveal the hidden information. To put wool on other people's eye. To deceive others to think well about you, option A. Carte blanche इसका मतलब है exercise of unlimited authority. ये कुछ important maxims है, सो आपको maxims भी अलग से तैयार करनी है. Fox pass, a social blunder, and mass in a large group, option D. Next is fill in the blanks. So when he graduated from the university, he had already met his mentor. Option D is the right answer. Next, हमें again 3 अलग-अलग statement है, इनकी blanks को fill up करना है. The strings of bag came loose. I do not wish to
lost my passport in a foreign country. I do not wish to lose a dear friend. So option C is the right answer. नेक्स्ट अगेन 3 वर्ड्स को हमें प्रॉपरली फिट करना है इन 3 स्टेटमेंट में. फर्स्ट, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. द ascent to the top of the mountain was tough. He gave his assent to the marriage proposal. हाँ करी. The dash in which he spoke was difficult to understand. Accent बोलने का तरीका. So option A is the right answer. Mr. Kapoor was astonished and incensed at not receiving a direct answer. Seema suspected herself to be the first creature who had even dared to trifle with so much dignified impertinence. ये जो स्टेटमेंट है ये क्या चीज की जानकारी दे रहा है, क्या एक्सप्रेशन, क्या फीलिंग कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव, ऑप्शन टी. That a man thinks is a biological fact. What he thinks is a sociological fact. Which of the following best express the essence? So इस स्टेटमेंट का essence है कि जो दिमाग है, ब्रेन है, ये एक फिजियोलॉजिकल फीचर है, बट वो क्या सोचता है वो सोसाइटी डिटरमाइन करती है. इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटी, ऑप्शन बी. डिस्टोपिया का मतलब क्या है? डिस्टोपिया का मतलब है एक ऐसी इमेजिन सोसाइटी जहां पर लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लोग अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वेयर देयर इज सफरिंग एंड इनजस्टिस. सो एक इमेजिनेशन की सोसाइटी है जिसको तैयार किया है हमने अपने दिमाग में, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्टोपिया. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इनकंट्रोवर्टिबल मीन्स, इसका मतलब है जिसको आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते, दैट विच कैन नॉट बी डिस्प्रूव्ड. रेप्रोबेट का क्या मतलब है? रेप्रोबेट का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें मॉरल स्क्रपल्स नहीं है, अ पर्सन विदाउट मॉरल स्क्रपल्स, ऑप्शन ए. नेक्स्ट एक पैराग्राफ है और इससे रिलेटेड हमारे पास 47 till 51 क्वेश्चंस है. सो हम इनको वन बाय वन आंसर करेंगे. सबसे पहले हम पूरा ये पैसेज रीड कर लेते हैं. द अनपेड वर्क दैट विमेन परफॉर्म इंक्लूड collection of fuel, fodder, water, animal husbandry, post-harvest processing, livestock maintenance, kitchen gardening, raising poultry that augment family resources. So पहला क्वेश्चन ही इस फर्स्ट लाइन में से आ रहा है, augment के हम किस वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. सो फैमिली रिसोर्सेज को बढ़ाने का ये सारा काम विमेन कर रही है, जिसके लिए वो कोई पैसा नहीं ले रही, कोई पे अनपेड वर्क है. सो इसमें एक तरह से विमेन को दिखाया गया है कि कितने काम करती है जिससे फैमिली की रिसोर्सेज बढ़ती हैं, फैमिली का जो खर्चा है वो भी बचता है. सो ऑप्शन बी, इंक्रीज कैन बी रिप्लेस्ड ऑगमेंट वर्ड. इफ विमेन डिड नॉट डू दिस, अगर औरत ये सारे काम ना करे तो ये सारी चीजों को मार्केट से परचेज करना पड़े, सर्विसेज को हायर करना पड़े और उसके बदले में वेजेस भी देनी पड़े. Else the family would have to do without, या फिर इन सब के बिना काम चलाना पड़े. However, so naturalized our assumption about gender role, but एक gender role को लेके सबकी अपनी assumptions बनी हुई है. Indian census did recognize this as work for a long time since it is not performed for a wage but is unpaid labor around the family. Naturalized का क्या मतलब है? Made to appear as if something was a common place and true. बहुत समय से वो commonly चीज चलती आ रही है. Indian census का मतलब है to point out a flaw. एक ऐसा सिनेरियो दिखाने की कोशिश करी है कि विमेन जो इतने सारे काम कर रही है, फैमिली की रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रही है, तो उसके लिए उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, दैट इज कंसिडर्ड एज एन अनपेड वर्क, और इसको हम ऐसे मान रहे हैं कि ये औरतों का ही काम है. द पैसेज कैन बी सीन एंड, इस पैसेज को हम एक सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस के तौर पर देख सकते हैं. हमने इसमें ये भी देखा कि कैसे फैमिली रिसोर्सेज इंक्रीज हो रही हैं, खर्चा बच रहा है. अगर आप बाहर से ये सारे काम किसी और को करवाएं तो आपको उसके लिए वेजेस पे करनी पड़े. सो इकोनॉमिक और जेंडर रोल को हाईलाइट करके सोशल एस्पेक्ट को भी दिखाया गया है. सो पैसेज को हम एज अ सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस के तौर पर देख सकते हैं. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.
ऑथर के अकॉर्डिंग वर्क किस तरह का है? काम दो तरह का ऑथर ने बोला है, पेड और अनपेड लेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इस सेंटेंस में लगाना है। हैविंग हर्ड काउंसिल, काउंसिल को सुनने के बाद आई एक्सप्रेस माई डैश with the findings recorded by the court below. So I express my concurrence, option D. I have heard learned dash appearing for the parties. So parties के लिए कौन appear करते हैं? Council, option A. Next is section 144 of IPC dash the gathering of more than 4 people in an area. So this section prevent, option C. Choose one word which could substitute underlined phrase. He walked to the shop to buy paper, pen, envelope. So इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो राइट आंसर इज none of the above. Next is choose the correct word. It was late evening by the time the mob dispersed, option C. Next is histrionic word से closely related meaning में कौन सा word रहेगा? So इसका मतलब है relating to the stage or actor, option A. Pick out the word that comes closest in meaning to the word volte-face. So volte-face का मतलब है a turning around, option D. Non-calent का मतलब होता है indifferent, option A. ये 4 words हैं, हमें बताना है कि इसमें correct spelling किसका है. So the correctly spelled word is option C, sabbaticals, sabbaticals. The company was not a meritocracy but hierarchical. It was run by the senior most being in charge, option B. Hierarchy का मतलब होता है कि आपके merit के basis के ऊपर position नहीं है, from upper till lower. इस तरह से एक hierarchy के तौर पर कोई organization, कोई company चल रही है, कोई चीज काम कर रही है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 420 आईपीसी सेक्शन के अंदर किसी आदमी को कन्विक्ट करा है. शी नाउ इंटेंड टू इम्पोज अ फाइन ऑन द कन्विक्ट यूजिंग हर पावर अंडर सेक्शन 357 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी. इस सिचुएशन में इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, एक्यूरेट है? सो द राइट वन इज ऑप्शन डी. जो मैजिस्ट्रेट इम्पोज कर सकती है किसी के ऊपर भी फाइन, तो उस क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है. देयर इज नो लिमिट ऑन क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन दैट द मैजिस्ट्रेट मे इम्पोज. सो शी कैन राइटली डू सो अंडर सेक्शन 357. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्रिमिनल कोर्ट एक कन्विक्टेड पर्सन के ऊपर कितनी पनिशमेंट इम्पोज कर सकती है? सो यहाँ पर पनिशमेंट की टाइप पूछी गई है कि कौन सी पनिशमेंट. सो क्रिमिनल कोर्ट इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, ऑप्शन ए. बाकी जो ये पनिशमेंट्स है ये सारी स्ट्रक डाउन है, ये हमारे आईपीसी में मेंशन नहीं है. द ऑटोप्सी रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन. जो ऑटोप्सी रिपोर्ट एक मेडिकल एग्जामिनेशन देते हैं तो उसको ओपिनियन एविडेंस माना जाता है, एक्सपर्ट का, ऑप्शन बी. किसी अपील में जो एक ट्रायल कोर्ट का डिसीजन आया, अगर उसमें कोई अपील फाइल की है तो जो एपलेट कोर्ट है फाइंड्स दैट, उसको लगता है, वो ये देखती है कि कुछ जरूरी एविडेंस ट्रायल कोर्ट ने नहीं लिए, तो अब एपलेट कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट में पहले जब केस गया, डिसीजन तैयार किया गया, जिस डिसीजन के ऊपर अब अपील डाली गई, जो वहां पर जरूरी के एविडेंस नहीं लिए गए थे, क्या अब वो एपलेट कोर्ट जब अपील फाइल की है वो जो एडिशनल एविडेंस है वो मंगवा सकती है? सो आंसर इज अ बिग यस, मे टेक एडिशनल एविडेंस इटसेल्फ, ऑप्शन डी. प्राइमरी एविडेंस का क्या मतलब है और उसमें क्या आता है? प्राइमरी एविडेंस का सीधा सा मतलब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी. सेक्शन 33 एविडेंस एक्ट. एविडेंस किसी विटनेस ए का पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड किया हुआ है, अब उसको दोबारा किसी और जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस सिचुएशन में? सो वो सिचुएशन है जब विटनेस जिंदा है पर वो खुद एविडेंस नहीं दे सकता, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, ऑप्शन बी. सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट 1963
उसको हम कब इन्वोक कर सकते हैं टाइम को एक्सक्लूड करने के लिए? जब जो पहला सूट है वो ऑर्डर 23 रूल 1 सीपीसी के अंदर विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया और उसमें ग्राउंड था कुछ टेक्निकल या फॉर्मल डिफेक्ट, सो उस केस में आप एक्सक्लूजन ऑफ टाइम मांग सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सूट सेक्शन 6 के अंदर कब फाइल कर सकते हैं? जब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन चाहिए। फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। Option B is the right answer. Whether a judgment in a suit between A and B that holds that A had purchased immovable property from B. So, ये जजमेंट जो दो पर्सन्स के बीच में हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज को लेकर, ये जजमेंट इन पर्सोनम है। ऑप्शन ए। ये अगेंस्ट होल वर्ल्ड नहीं वैलिड, दिस इज बिटवीन टू पर्सन्स, सो इट इज जजमेंट इन पर्सोनम। 71 प्रिंसिपल अगेंस्ट हियर से अप्लाई। हियर से होता है किसी की सुनी सुनाई बात। सो ये ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों के अगेंस्ट अप्लाई होता है। सो प्रिंसिपल अगेंस्ट हियर से अप्लाइज बोथ टू ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो हियर से के अगेंस्ट जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो हम इन दोनों केस में अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन सी। बार ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो एक बार मेंशन किया गया है सेक्शन 91, 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करते हैं जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, तो वो कौन सा केस है, वो कब अप्लाई होता है? सो वो बार अप्लाई होता है जब हमें फैक्ट प्रूव करना है जिसमें किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से रिलेटेड बात हो रही है और उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमने तैयार किया है। When fact to be proved relates to terms of a contract reduced in form of a document, very important. 73 a tenant of an immovable property can deny title of landlord to such immovable property कब? जब वो tenant प्रॉपर्टी को वेकेट कर दे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई पर्सन साइजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है तो क्या वो टेस्टिफाई कर सकता है? सो आंसर इज यस, प्रोवाइडेड एक कंडीशन है, अगर वो इंसान अच्छे से रैशनली अपने दिमाग से डिसीजन ले सकता है, इफ ही कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड आंसर देम रैशनली। ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज पार्ट 1 ऑन इम्पॉर्टेंट previous year prelims judiciary question paper of 2018 Delhi. 75th question. Handwriting A की on document B can be proved by. किसी की handwriting को आप कैसे prove करोगे? So उसको आप prove करोगे by a person who in ordinary course of business has habitually received document purported to have been written by A. So आप ऐसे इंसान के पास जाओगे जिसको आपको पता है कि A के द्वारा लिखे हुए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जनरली हैबिचुअली डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, तो आप उससे वो उसके हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स लोगे और देन उनको टेस्टिफाई करोगे, उनको मैच करोगे जो डॉक्यूमेंट क्वेश्चन में है, कोर्ट में है। So this was all about our today's lecture. I hope you liked the video. Keep supporting Lawtech coaching classes. Please do subscribe to my channel, share it with your friends and family. Thank you and good luck.